गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। और दोपहर की गुड आफ्टरनून, और सोने से पहले तो गुड नाइट अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको लेक्चर पूरा करना है। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम हट पर। और आज मैं आपके लाया हूं आपकी सिविक्स का नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जी हाँ, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो हर एक बच्चे को आना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो हो भारत का भविष्य हो। आने वाले हमारी पॉलिटिक्स के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप जो है पार्टिसिपेंट्स हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए आज के लेसन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके फटाक से बताइएगा कि ये जो पिक आपको दिखाई दे रही है वो क्या है। चलिए करते हैं शुरू, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चलिए इस चैप्टर जो है, चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑफिस मेमोरेंडम को पढ़ेंगे कि क्या होता है, मंडल कमीशन के बारे में जानेंगे, डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, जो मंडल कमीशन आया था उसके अपोजिशन कौन थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है, में पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, हमारे दो हाउसेज को पढ़ेंगे हम लोग, पार्लियामेंट के फंक्शंस को पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, और जुडिशरी के बारे में जानेंगे। ये जो कंटेंट दिखाई दे रहे हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे लिस्ट को क्या किया है, तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। चलिए ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। A communication issued by an appropriate authority stating the policy or decision of the government. The government issue hundred of orders every day on different matters. An office memorandum was the culmination of a long chain of events. सिंपल भाषा में आपको मैं बताता हूं कि क्या होता है। ये तो डेफिनेशन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने लिखनी है। एक हायर अथॉरिटी, एक जो हायर अथॉरिटी है वो कोई भी ऑर्डर इशू करती है, किसके लिए, उस अथॉरिटी के लिए जो उसके अंडर में क्या कर रही है, काम कर रही है, वो ऑफिस मेमोरेंडम होता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर बनाया और वो ऑर्डर उसके बाद जो है वाइस प्रिंसिपल के पास आया, वाइस प्रिंसिपल के पास टीचर्स के पास आया, और टीचर्स के बाद आने के बाद वो बच्चों पर क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो एक बहुत लंबी चेन होती है, और फाइनली जब कोई ऑर्डर क्या होता है, सरकार पास कर देती है, तो वो ऑफिस मेमोरेंडम क्या हो जाता है, बन जाता है। इस चीज को आपने क्या रखना है, याद रखना है कि हायर अथॉरिटी जो ऑर्डर इशू करती है, ठीक है, डे टू डे लाइफ के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम कहलाते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। मंडल कमीशन बहुत जरूरी है, हरिओम, जानना कि मंडल कमीशन क्या था। 1979 की बात है, हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है इसने एक कमीशन सेटअप किया, जिसके हेड थे श्री बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो इसके हेड थे। इस कमीशन को यह काम दिया गया कि आपको एससी और एसटी क्लास के अलावा इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई करना है इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, कि एससी एसटी का तो कर ही रखा है, इसके अलावा और भी आपने इकोनॉमिकली या सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस है वो क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ये भी बताना है कि ऐसे क्या रिकमेंडेड स्टेप्स हो सकते हैं, या कैसे जो है ऐसे कोई स्टेप लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो क्या कर सके कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनकी कंडीशन को सुधार सके। कमीशन ने 1989 में 79 के बाद लगभग 11 साल के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी, और ये बताया था कि हमारे भारत के अंदर एससी और एसटी को छोड़ के ये कास्ट जो है वो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, और इन क्लासेस को तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इनकी कंडीशन को, जब इनको 27% क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये क्या था, हमारा मंडल कमीशन था। चलिए देखते हैं। उसके बाद मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। देने के बाद क्या हुआ कि जो बेनिफिट था वो एससी एसटी के अलावा थर्ड कैटेगरी भी बनाई गई, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जिसे एसईबीसी कहते हैं। आज के डेट में हम इनको ओबीसी के नाम से जानते हैं बेटा। ये तो क्योंकि काफी पार्टियां जो थी वो डिमांड करती जा रही थी इन लोगों के लिए भी बेटा। तब 1989 में फाइनली जो जनता दल की सरकार बनी हमारे भारत के अंदर, उसने जनता से प्रॉमिस किया कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जो रिपोर्ट थी,
उस रिपोर्ट को हम लोग कानून बना देंगे, मतलब उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिए थे उन रिकमेंडेशन को लागू कर देंगे अगर हम लोग इलेक्शन जीतते हैं। उन्होंने ये वादा किया। फाइनली जनता दल सरकार बनती है, वीपी सिंह जो इसके क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये जो कमीशन की रिपोर्ट थी, जो बीपी मंडल जी ने रिपोर्ट दी थी कि भाई साहब ये हमारी ओबीसी क्लासेस हैं, इनको आप 27% रिजर्वेशन दो तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। और फाइनली उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर निकाला जिसका नंबर ये था, और अप्रैल 13 1990 को ये लागू कर दिया गया कि आज के बाद भारत के अंदर ओबीसी को 27% क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो कितनी लंबी चेन जो 79 से शुरू हुई थी, एक कमीशन बैठा, कमीशन ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद सब लोगों ने उसके ऊपर डिस्कस किया और फाइनली उसे क्या बना दिया गया, ऑफिस मेमोरेंडम। मतलब ये आज के बाद पक्का है कि हमारे भारत के अंदर ओबीसी को 27% क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये कहता बेटा मंडल कमीशन था। हमारे भारत में डिसीजन लेने वाले कौन है, डिसीजन जो भी लेते हैं वो कौन लेते हैं। तो हमारे भारत में जितने भी डिसीजन है वो आपको पता हमारी भारत की सरकार लेती है। प्रेसिडेंट जो होता है हमारे भारत में, जो सरकार का हेड होता है, सारे काम जो होते हैं, सारे डिसीजन जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम पे क्या होते हैं, जारी किए जाते हैं। बट पावरफुल कौन है वो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सरकार का हेड होता है, गवर्नमेंट की सारी पावर उसके पास होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है नेताओं की सारी, पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा बेटा। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा का क्या होता है, हेड होता है। चलिए आगे देखते हैं इसको थोड़ा चैप्टर को। तो मैं आपको बताऊं कि जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ आवाज भी बहुत क्या की गई थी बेटा, उठाई गई थी। कुछ लोगों ने फील किया कि रिजर्वेशन देना, आज भी काफी लोग फील करते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब है कि आपने इक्वालिटी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। न्यूज़पेपर, मैगजीन सब में लिखा गया। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, जाहिर सी बात है कि 27% रिजर्वेशन देने के बाद काफी लोग ऐसे थे जो जनरल कैटेगरी में आते थे, उनकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी वो क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी बेटा। ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर केस फाइल किए गए बेटा, ये ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया केस बोलते हैं इसको बेटा। 11 जज जो थे सुप्रीम कोर्ट के वो इसमें क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। इसके ऊपर आपने क्या करनी है, सुनवाई करनी है बेटा। ये तो वो था मंडल कमीशन। अब बात आती है कि हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्यों हमें कानून बनाने वालों की क्या है जरूरत है। सुनिएगा, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, वो कंट्री के सारे काम करने के लिए क्या गए, अरेंज किए गए बेटा। ये ठीक है ना, इसे हम लोग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। वो जो पूरा सरकार चलाती है, पूरा देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं बेटा। ये और इन इंस्टीट्यूशन की जो वर्किंग होती है वो बहुत ईजी नहीं होती है। और हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि मैं और आप जो है मिलके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, हम लोग जो है वो कानून नहीं बना सकते, हम लोग डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नहीं देख सकते। इसलिए हमें जरूरत है किस चीज की, इंस्टीट्यूशन की बेटा क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और जो हमारे भारत में क्या किए गए, बनाए गए हैं। तो अब सुन लीजिए, मेन जो आपका चैप्टर शुरू होता है। हमारे भारत में जो इंस्टीट्यूशन है उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। लेजिस्लेटिव सबसे पहले, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर आता है जुडिशरी सिस्टम आता है। पूरी कंट्री के जो लॉ है वो कौन बनाती है, लेजिस्लेटिव बनाती है। उनको इंप्लीमेंट कौन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है बेटा। और जुडिशरी क्या करती है, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कोई भी कानून बना है उसको क्या करती है, चेक करती है। सो अब यू कैन से दैट जो लेजिस्लेटिव विधायिका जो पहला ऑर्गन है सरकार का, जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो उसे क्या करता है, लागू करता है, जुडिशरी जो न्यायपालिका होती है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसके ऊपर ध्यान रखती है। चलिए अब 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव, जिसको मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पे डिसीजन लेते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव आते हैं जिसमें सारे सरकारी नौकर आ जाते हैं, सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं, और वो सारे क्या करते हैं, मिनिस्टर्स ने जो पॉलिसीज बनाई उन पॉलिसीज को ये लोग क्या करते हैं, लागू करते हैं। फिर आती है जुडिशरी, जो क्या करती है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम जो होता है वो किसका होता है, हमारी जुडिशरी का होता है। चलिए, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब आते हैं बेटा। ये डिबेट करते हैं, बिल्स पे बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी आते हैं, इसमें जजेस आते हैं, ये लोग सारे मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। सिंपल, लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव इनिशिएट और उनको इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी क्या करती है, अप्लाई करती है उन लॉज को। ये हमारे गवर्नमेंट का क्या है, पैटर्न है बेटा।
तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, कि हमें संसद की जरूरत क्यों है, कानून बनाने वालों की जरूरत क्यों है। तो सुनिएगा, पार्लियामेंट क्या करती है, हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है जो जनता के बिहाफ पे काम करती है। हम लोगों ने वोट डाल डाल के जिसको इलेक्ट किया वो सारे पार्लियामेंट में है और वो हमारे बिहाफ पे क्या बनाएंगे, सारे के सारे लॉ बनाएंगे। सो पार्लियामेंट है हमारे कंट्री की फाइनल अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। किसी लॉ को बनाना है, किसी लॉ को हटाना है, नया शुरू करना है, वो उसी का काम है बेटा। पार्लियामेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखती है, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के सपोर्ट के मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर सकते। हालांकि होते इसमें मिनिस्टर हैं, लेकिन हम लोगों ने चुन के भेजा है तो हमारे लिए काम करते हैं। पार्लियामेंट सारे मनी मैटर को कंट्रोल करती है, डिस्कशन होता है इसके अंदर, डिबेट होता है, नेशनल पॉलिसीज जितनी बनती हैं वो सारी आपके पार्लियामेंट के अंदर बनती है बेटा। फिर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली, सिंपल है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, इनकी जो इलेक्टेड पूरी जो मशीनरी होती है, पूरी जो बॉडी होती है वो क्या कहलाती है, पार्लियामेंट कहलाती है बेटा। ये लोगों के बिहाफ पे काम करती है। और लेजिस्लेचर जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट लेवल के, जो क्या करते हैं, असेंबली के, जो हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। सो हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस है बेटा। पार्लियामेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के अंदर। लार्ज कंट्री जो होती है वो क्या करती है, अपनी पावर को पार्लियामेंट में दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। इन्हें चैम्बर्स ऑफ हाउसेस बोलते हैं। पहले हाउस में जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं और सेकंड में इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं बेटा, जो वेरियस स्टेट से आते हैं, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट में दो हाउस हैं। जो लोअर हाउस है इसे लोकसभा कहते हैं, जो अपर हाउस है इसे राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा में जितने भी स्टेट्स हैं वहां से मेंबर आते हैं। और अब लोकसभा की बात करते हैं। पेपर में सिंपल क्वेश्चन है, लोकसभा पे नोट लिखो, आप क्या कहोगे, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। 500 मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 552 और 530 मेंबर हो सकते हैं। 20 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी से होंगे। 2 मेंबर जो होंगे प्रेसिडेंट क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। और प्रेसिडेंट मेंबरशिप जो है हमारी लोकसभा की है वो 545 है। 543 तो होते हैं टोटल, 2 क्या करते हैं, हमारा प्रेसिडेंट जो है वो एंग्लो इंडियन, वो अंग्रेज जो आज भी हमारे भारत में बसे हैं उनकी फैमिली से जो मेंबर हैं उनको अपॉइंट करता है। फिर राज्यसभा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है ये बेटा। इसका सेकंड काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो स्टेट्स है, फेडरल यूनिट है, उन सब के काम को देखना, हर स्टेट वाइज काम करते हैं बेटा। 250 के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। राज्यसभा के 12 मेंबर जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो अलग अलग फील्ड में, कल्चर के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, उन लोगों को क्या करते हैं, 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है बेटा। एक परमानेंट बॉडी है। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं बेटा। अभी प्रेजेंट में 245 मेंबर है राज्यसभा के अंदर, जिनके अंदर डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं। सो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या काम करती है, सिंपल सी बात है बेटा। जितने बिल होते हैं दोनों हाउसेस के, उन बिलों को ये पास करती हैं, दोनों मिलकर जॉइंट सेशन करते हैं, बात करते हैं, बिल पे डिस्कशन करते हैं बेटा ये। वैसे लोकसभा के पास क्या, याद रखिएगा हमारे भारत के अंदर 2 हाउस तो है, लेकिन जो सबसे पावरफुल हाउस है वो कौन सा है, लोकसभा है। लोकसभा को पावरफुल हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हाउस को जनता ने क्या किया है, इलेक्ट किया है। अगर लोकसभा कोई भी कानून पास कर देती है तो राज्यसभा 14 डेज तक उसे रोक सकती है बस, और बाद में अगर लोकसभा फिर से उस कानून को पास कर देती है तो राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, हाँ भरनी ही पड़ेगी उस पर। दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, एक तो पॉलिटिकल होता है और एक परमानेंट होता है। चलो, जो जिसे लोग इलेक्ट करते हैं वो तो हो गया आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और जिसे लोग इलेक्ट करते हैं वो आपको पता है फिक्स 5 साल के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है बेटा, ये गवर्नमेंट के होते हैं कंट्री के बेटा। और लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये सारे सिविल सर्वेंट होते हैं बेटा, सरकारी नौकरी, डिफरेंस है दोनों के अंदर। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्हें अपने, वो कम समझदार होते हैं क्योंकि वो तो जनता के नेता है। नेता कैसे भी कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो अपने फील्ड के क्या होते हैं, माहिर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। चलिए, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो पॉलिटिकल, परमानेंट के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एग्जीक्यूटिव हो गए बेटा। ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे हो गए बेटा। ये जब तक रहेंगे, जब तक वो गवर्नमेंट में है, लेकिन ये अपना काम पूरा करना तक रहेंगे बेटा। ये अगर कुछ गलत करते हैं, दे आर आंसरेबल टू द पीपल, लोगों को इन्हें जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इनको कोई आंसर नहीं देना पड़ेगा बेटा।
ये मोर पावरफुल है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि जो हमारे मंत्री हैं वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि जो देश का मेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी सरकार ही चलाती है, और आपको पता है गवर्नमेंट कितनी पावरफुल होती है बेटा। अब पढ़ते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बेटा। ये प्राइम मिनिस्टर जो है पेपर में क्वेश्चन ऐसे है, पीएम पे नोट, तो आप ये लिख सकते हैं आप लोग। प्राइम मिनिस्टर जो होता है किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, हमारे भारत की स्पेशल बात करें, सबसे मोस्ट पावरफुल नेता होता है बेटा ये, ठीक है। इसका फिक्स, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर को लोग 5 साल के लिए चूज करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ये तब तक रहेगा जब तक इसकी क्या रहेगी, लोकसभा के अंदर मेजोरिटी रहेगी। जैसे इसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर को अपने पोस्ट से क्या देना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है। ये कैबिनेट की, अभी मोदी जी हैं हमारे भारत के पीएम, कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के काम देखता है, कोई भी डिपार्टमेंट जो इनके बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है उसको चेक करता है। ये सारे मिनिस्टर इसकी अंडरशिप में काम करते हैं, सभी मिनिस्टर्स को ये काम बांटते हैं बेटा। ये किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर ने अगर जॉब छोड़ दी, प्राइम मिनिस्टर ने अपना पद छोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट छोड़ दी, तो जितने भी मंत्री उसके साथ है उन सबको रिजाइन क्या करना पड़ेगा। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर बेटा। ये मतलब एक जो हमारे पीएम होते हैं उनकी एक स्पेशल बॉडी होती है, इसमें 60 से लेकर 80 मिनिस्टर होते हैं जो अलग अलग टास्क करते हैं बेटा। ये रूलिंग पार्टी के होते हैं, मतलब जिस पार्टी की सरकार बनी है उसी पार्टी के ये होते हैं, और इनको अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सबको मिनिस्ट्री देंगे। और कैबिनेट जो है इनर रिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बेटा है, लगभग इसमें 20 जो है मिनिस्टर्स होते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन कौन से होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी आएंगे बेटा। ये स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होती है इनके पास। फिर स्टेट की मिनिस्ट्री आती है जो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करती है। कैबिनेट एक टीम की तरह काम करता है, कोई भी मिनिस्टर जो है ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के डिसीजन को, अगर उसे लगता है बेटा। हर मिनिस्टर के अपने सेक्रेटरी होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, इनके अंडर में काम करने वाले बहुत सारे क्या होते हैं, लोग होते हैं। ये कंप्लीट क्या बनाता है, एक कैबिनेट तैयार करता है बेटा, ठीक है। सो प्रेसिडेंट, अब उसके बाद आता है हमारा प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति। हमारे भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट की पोस्ट रखी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि हमारे इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा रखा गया है। लेकिन डिसीजन जितने भी हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। तो हमारे भारत में प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, पीएम को तो हमें पता है कि जनता वोट डाल के इलेक्ट करती है, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो। सो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो हमारे पार्लियामेंट के एमपी और एमएलए हैं, ये मिलकर क्या करेंगे, वोट डालेंगे बेटा। और इन वोट के अंदर हर वोट की अपनी अपनी वैल्यू होती है, बड़ी क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। सो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, मतलब हमारे सामने हम लोग इलेक्शन वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के लिए, जनता वोट नहीं डालती। हमने जिन एमपी एमएलए को इलेक्ट किया है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे बेटा। प्रेसिडेंट की पावर क्या है देख लीजिए, हेड ऑफ द स्टेट है, हालांकि नाम की पावर होता है। वो ब्रिटेन की क्वीन की तरह है हमारा राष्ट्रपति, जो सिर्फ नाम की है, उसके पास पावर कुछ भी नहीं है बेटा। ये सारे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज उसी के नाम पे होती है, सारे लॉ बनते हैं वो उसी के नाम पे बनते हैं। जितनी भी हमारे भारत में बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमिश्नर की, एम्बेसडर्स की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सारे विदेशों के साथ जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, संधियां होती हैं, वो सारी की सारी जो है प्रेसिडेंट के नाम पे होती है बेटा। ये सुप्रीम कमांडर है ये डिफेंस फोर्सेस का, ये पावर है प्रेसिडेंट की बेटा। सो लिमिटेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पे लिमिटेशन क्या क्या है, सिंपल है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, सारा कुछ उसी के नाम से चलता है बस, लेकिन उसके पास सिर्फ नाम की पावर होती है। जितने भी काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही उसे क्या करना पड़ेगा। पार्लियामेंट ने जो भी लॉ पास कर दिया, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे भारत के अंदर सिस्टम ऐसा रखा गया जहां प्राइम मिनिस्टर को क्या बताया गया है, रखा गया है मोर पावरफुल रखा गया है बेटा। ये वो हालांकि बिल को कोई बिल पास किया पार्लियामेंट ने तो उसको वापस भेज सकता है एक बार के, लेकिन 14 डेज कोई बात आ गई राज्यसभा की तरह, अगर एक बार फिर से लोकसभा उस कानून को पास कर देती है तो इस बार जो है प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता, ये उसके पास पावर नहीं है बेटा। तो हमारे भारत का कौन कौन से अपॉइंटमेंट करता है, देखो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट वो करेगा वो जिसके पास ज्यादा क्या होगी, मेजोरिटी होगी। जितने भी गवर्नर होते हैं स्टेट के, राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्तियां करता है। इलेक्शन कमीशन को क्या करता है, ये अपॉइंट करता है बेटा। सो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डिस्क्रेशन, मैंने आपको बताया था देखो कि किसे वो क्या बनाएगा, पीएम बनाएगा। देखो जब क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद जब कोई भी मेजोरिटी पार्टी, कोई पार्टीज को मेजोरिटी में वोट मिले बेटा,
उस पार्टी के लीडर को क्या करेगा, वो पीएम क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा बेटा। इसके अलावा कोई भी पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने डिसीजन लेता है बेटा ये। तो उस प्रेसिडेंट क्या करेगा, मान लो सपोज करो इलेक्शन हो गई, इलेक्शन में किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपनी मर्जी से किसी को इलेक्ट कर देगा, और लेकिन उसे अपनी मेजोरिटी क्या करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है बेटा ये। अब आती है जुडिशरी बेटा, हमारे न्यायपालिका। हमारे भारत में जितनी भी कोर्ट्स हैं, जितने भी न्यायालय हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, आपके जुडिशरी के अंदर आ जाते हैं। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल इंस्टीट्यूशन है बेटा। इंडियन जुडिशरी जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट आती है, पूरे देश की है, हाई कोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, या फिर लोकल लेवल की कोर्ट्स आती है बेटा। और सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है हमारे भारत का। क्या काम करती है जुडिशरी बेटा ये देखो, ये जुडिशरी का काम है लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है उनको सोल्व करना, लोगों के और सरकार के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उनको सोल्व करना, गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या स्टेट लेवल पे जो भी झगड़े होते हैं उनको सोल्व करना बेटा। ये फ्री है अपने डिसीजन लेने में। हमारे भारत के अंदर जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है। जुडिशरी पे किसी भी तरीके से किसी भी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उसका कोई रूल नहीं लगता। ये अपने आप में बिल्कुल आजाद है बेटा ये। ये क्या क्या काम कर सकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकती है, संविधान को अगर बदलना है, संविधान में कोई चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो ये काम किसका होगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट का होगा। और सुप्रीम क्या कर सकती है बेटा ये, और जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मान लो कोई भी कानून बना है, जो पहले से कोई कानून चलता आ रहा है, या हमारे लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा नया कानून तैयार कर दिया, तो उस जुडिशियल उसको रिव्यू करने का मतलब उसको दोबारा से चेक करने की पावर किसके पास है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। सर उसे लगता है कि कोई ऐसा कानून बना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है, तो उसको चैलेंज कर सकती है। और इवन अगर कोई लॉ ऐसा है जो सही नहीं है, तो उसे वैलिड या इनवैलिड क्या कर सकती है, करार कर सकती है। तो ये पूरी की पूरी जुडिशरी के पास क्या है, हमारे पास पावर है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। हमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स बने हैं, मौलिक अधिकार हम लोगों को जितने मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी जुडिशरी की है। और इसके बाद PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पता होना चाहिए आपको PIL क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मुझे लगता है कि कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसी चीज, ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से पूरी जनता पे नुकसान हो रहा है, तो उस केस में PIL क्या कर सकता हूँ, कोर्ट में डाल सकता हूँ, और उसको डायरेक्ट क्या करेगी, सुनेगी। और सरकार जो होती है वो अपनी पावर का मिस यूज ना करे, इसका स्पेशल ध्यान कौन रखती है, हमारी जुडिशरी रखती है। जुडिशरी का खास बात यही है कि सरकार के ऊपर कंट्रोल कंप्लीट किसका होता है, जुडिशरी का होता है। कोई भी बंदा जो है उसे लगता है कि ऐसा कानून बना है या सरकार ऐसा स्टेप उठा रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस है, हमारे भारत के जो जज हैं उनको हटाया कैसे जा सकता है, उनको लगाया कैसे जा सकता है। तो हमारे भारत में जितने भी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है बेटा। एक बार पर्सन अगर जज अपॉइंट हो गया ना, तो ही और शी कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम दैट पोजीशन, उसे उसकी पोजीशन से हटाया नहीं जा सकता। अगर उसको हटाना है तो एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट, जज को हटाने की प्रोसेस एक इम्पीचमेंट है, जो बहुत ज्यादा आसान नहीं है। दोनों हाउसेज की मीटिंग बैठेगी, दोनों हाउसेज में वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद फुल मेजोरिटी मिलेगी, तब जाके जज को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इससे पहले हटा नहीं सकते। हमारे भारत में 2-3 बार कोशिश की गई ऐसे जजेस को हटाने की, लेकिन तो भी नहीं हट पाए थे बेटा ये। और ऐसा हुआ नहीं हमारे भारत की हिस्ट्री में आज तक कि कोई जज इम्पीचमेंट से क्या हो, हटा हुआ हो। तो हायरार्की ऑफ जुडिशरी इन इंडिया बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है हमारी कंट्री का बेटा ये, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप के कोर्ट रखे गए हैं बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ठीक है। और ये सारी जो क्या है हमारी जो गवर्नमेंट की क्या है ब्रांचेस है, जो क्या करती है, काम करती है किसके अकॉर्डिंग, जनता के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने आपको जितने भी नोट्स इस चैप्टर के बनने वाले थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड के फॉर्म में बता दिए हैं। इन स्लाइड्स को अगर आप रिव्यू करोगे 1 बाय 1 तो आप इजीली इस चैप्टर को कर पाओगे। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही था, एंड थैंक यू अगेन। फिर से हमारे चैनल एग्जाम हट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया सर ने, क्योंकि मुझे पता है बच्चे 2x की स्पीड पे कर देते हैं, तो मैं पहले से 2x था, आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।